हमारे घर के में सबसे खूबसूरत लड़की थी। दरअसल हम दो बहनें और एक भाई था, मेरी दो। दोनों भाई बहन ज्यादा सुंदर नहीं थे, लेकिन मैं इतनी ज्यादा सुंदर थी कि मेरे रिश्ते छोटी छोटी उम्र में ही आना शुरू हो गए थे। सब लोग बस यही कहते थे कि इसे हमारे घर की बहू बना दो। सब लोग मेरी तारीफ किया करते थे। तारीफ करने के भी मैं लायक ही थी, क्योंकि मैं घर का सारा काम काज जानती थी, बोलने का तरीका भी जानती थी और अपनी मर्यादा में रहकर कपड़े पहनती थी। और ऊपर से दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि अगर घर से बाहर जाती थी तो मोहल्ले के लड़कों की लाइन लग जाती थी। वह भी सिर्फ मुझे देखने के लिए। माँ पापा को यही सब अच्छा नहीं लगता था। वह कहते थे कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो कि लड़के तुम्हारे पीछे ही पड़ जाते हैं। क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए, ताकि इन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो मेरी अभी शादी की उम्र नहीं थी, केवल मैं 18 साल की थी, लेकिन पिताजी की समस्या को देखते हुए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ, मैं पढ़ी लिखी जरूर थी। मैं 12वीं कक्षा करने के बाद आगे कॉलेज भी पूरा कर चुकी थी। अब बड़ी धूमधाम से मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मैं अपने माता पिता की सबसे लाडली बेटी थी और इतनी खूबसूरत थी, तो सारे रिश्तेदार हमेशा मेरे साथ ही रहते थे और मेरे साथ उनकी काफी बनती थी। इसीलिए मेरी शादी में उन लोगों ने बड़े ही महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे। उन गिफ्टों की वजह से मेरे पापा को काफी आराम मिला, क्योंकि उनके स्टोर के अंदर पैसे थे। दरअसल हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। मेरे पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वह बस छोटा मोटा काम करके ही घर चलाते थे और हम तीनों की पढ़ाई करवाते थे और घर का सारा गुजारा करते थे। हम लोग इसी में संतुष्ट थे, लेकिन बात जब शादी की आती थी तो उनका चेहरा घबराहट से लाल पड़ जाता था। क्यों क्यों नहीं पता था कि अगर शादी करनी है तो ढेर सारे पैसे चाहिए होंगे। लेकिन मेरी शादी करते वक्त उन्हें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे इतने ज्यादा जुड़े हुए थे कि मुझे गिफ्ट के अंदर बहुत सारे पैसे दिए और वह पैसे मैंने पापा को ले दिए और पापा ने उन पैसों का इस्तेमाल करके मेरी मेरी शादी बड़ी ही धूमधाम से कर दी। अब मैंने सोचा कि इन पैसों से मेरी शादी हो गई। आगे के बाद में अपने शौहर से कुछ पैसे लेकर पापा को दे दूंगी, ताकि वह अपनी दोनों बेटे और बेटी की शादी कर सके। और वैसे भी कौन सा दिन हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। मेरे भैया भी तो बड़े होंगे और वो भी तो मेहनत करेंगे। खैर, यही सब सोचते सोचते मैं अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल आने के बाद बड़ी ही धूमधाम से मेरे लिए खुशियां मनाई गईं और अब मेरी शादी को काफी टाइम हो चुका था। अब धीरे धीरे मैं अपने ससुराल में पूरी तरह से रंग गई थी। दरअसल मेरा नाम रुचि है। मैं जयपुर जैसे खूबसूरत शहर में रहती हूँ। मेरे अपने पति के साथ जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था, क्योंकि इस गलती को अंजाम और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही दिया था। इसीलिए मैं अपनी गलती का कसूरवार सिर्फ अपने आप को ही ठहराती हूँ। अपनी अच्छी खासी जिंदगी को मैंने ही तबाह किया था। मुझे आज भी अफसोस होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मेरी इस गलती के बारे में अगर आपको भी पता चलेगा तो आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपना फायदा देखने के लिए मैंने अपने पति के भरोसे को चकनाचूर कर दिया था। वह मुझे क्या पता था कि मैं जिन पर भरोसा करती हूँ वह इंसान इंसान नहीं है, बल्कि एक हैवान है जिसने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने कुल्हाड़ी को अपने पैर नहीं मार लिया हो, क्योंकि एक दिन मैं कड़कती हुई धूप में बाजार की भीड़ के बीच में मौजूद थी। भीड़ में निकलती हुई सब्जी के ठेले की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से साफ किया था, क्योंकि ज्यादा गर्मी होने की वजह से मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। मैं जवान और खूबसूरत थी। मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता था। लोगों के बीच अकेले चलते हुए मुझे हर टाइम डर सताता था कि कहीं कोई मेरी खूबसूरत की खूबसूरती की तरफ ध्यान न देने लग जाए और मेरे अकेले बाजार में आना जाना किसी भी नजर में ना आ जाए। इसलिए मैं अपने साथ अपनी पड़ोसन के 12 साल के बेटे को लेकर निकलती थी। कोई बड़ा तो मेरी सेफ्टी के लिए नहीं था, पर मैं करती भी क्या। मुझे अपने साथ के लिए इस बच्चे के सहारे की जरूरत ही काफी थी। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके के सहारे की जरूरत होती है।
यही सारी उम्मीद में इस बच्चे के साथ लेकर आती थी। लेकिन आज वह मेरे साथ बाजार नहीं आया था, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे और वह ट्यूशन गया हुआ था। अगर मैं किसी की नजर में आ जाती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। मुझे इस बात को अच्छे से आइडिया था। ना जाने मुझे पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं था, और ना ही मैं आप लोगों के हमदर्द बिहेवियर से धोखा खाती थी, क्योंकि कुछ सालों पहले मेरी शादी से पहले मेरी फैमिली बहुत बड़ा धोखा खा चुकी थी। तभी से मुझे बाजार में नजर आता। हर चेहरा बनावटी लगता था और हर मुस्कुराहट झूठी थी। मुझे सब्जी लेने के बाद अपने बीमार पति के लिए दवाई भी लेनी थी। उसके लिए मुझे मेडिकल स्टोर पर भी जाना था। मैं भीड़ के बीच से निकल रही थी जब मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे हुए 18 साल के लड़के पर पड़ी। वह लड़का शक्ल सूरत से काफी अच्छा था, लेकिन उसने कपड़े बस मामूली से ही पहने हुए थे और वह फुटपाथ पर बेबसी के सर झुकाए हुए बैठा था। मेरा ध्यान उस पर चला गया। मैं अफसोस करते हुए उसे देखकर उसके पास और जाकर उसे थोड़े से पैसे दे दिए। मुझे लगा कि वह भीख मांग रहा है, मगर उसने तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए और नजर झुकाकर कहने लगा कि माफ करना, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं मजदूरी करना चाहता हूं। अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। मैं आपके काम करके पैसे कमाना चाहता हूं। मैं कोई भिखारी नहीं हूं। उसके बोलचाल से मुझे यह अंदाजा हो गया था कि वह किसी गरीब फैमिली से है, लेकिन उसकी खुददारी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसे एडवाइस ली कि तुम जवान होकर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाओ, लेकिन तुम यहां फुटपाथ पर बैठोगे तो बैठे रहने से तो तुम्हें सिर्फ 20 ही मिल सकती है। लोग मेरी तरह तुम्हें भिखारी ही समझेंगे। इससे बेहतर होगा कि तुम कहीं जाकर नौकरी तलाश करो। मेरी एडवाइस पर वह सेंड हो गया था। कहने लगा कि मैं लाचार हूं, लेकिन यहां पर बैठा हुआ हूं। मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता। वह मेरे सामने खड़ा हो गया। कुछ कदम चलकर लड़खड़ा गया। उसकी एक टांग में पोलियो था। मैं ये देखकर शॉक्ड रह गई थी और मुझे उसकी हालत पर अफसोस भी हुआ था। मैंने फौरन ही पैसे अपने पास रख लिए और उससे कहा कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगी और तुम्हें पैसे भी दिया करूंगी। मैंने उस टाइम फैसला कर लिया था कि इस लड़के से बाहर के सारे काम करवा लिया करूंगी, ताकि मुझे अकेले इस तरह से बाजारों में भीड़ के बीच घूमना नहीं पड़ेगा। मैं उस टाइम यह भी भूल गई थी कि वह जवान लड़का है, जबकि मेरे पति और घर वालों ने हमेशा मुझे यही समझाया था कि किसी भी अनजान मर्द पर कभी भरोसा मत करना। मगर मैं दूसरों पर बहुत जल्दी हमदर्दी कर लिया करती थी। उसकी हालत पर मुझे अफसोस हुआ था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इस लड़के की मदद करूं। वह मेरी बात पर बहुत खुश हो गया था। मैंने जल्दी से मेडिकल स्टोर से दवाई ली और उस लड़के को लेकर मैं अपने घर आ गई थी। मेरे पति ने जब इस लड़के को देखा तो वह भी हैरान रह गए थे कि मैं आखिर किसको घर लेकर आ रही हूं। मैंने अपने पति को इस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया था कि यह बेचारा गरीब है, लाचार है और इसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। मेरे पति उस लड़के के सामने तो खामोश हो गए, मगर अकेले में मुझे गुस्सा दिखाने लगे और डांस में लगे कहने लगे कि तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो। ये कोई बच्चा तो नहीं है। तुम्हें अभी लोगों के बारे में अंदाजा नहीं है। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हर दिन ना जाने कितने वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इसकी किसी पर हमदर्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने पति से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप बाहर के काम के लिए इस लड़के की मदद चाहिए थी। जैसा आप इस लड़के के बारे में सोच रहे हो, ये वैसा नहीं है। ये लाचार है, इसलिए हम इस परेशानी को इग्नोर नहीं कर सकते और फिर हम इसमें से देखकर ही तो इससे काम लेंगे। मेरी जिद पर मेरे पति खामोश हो गए थे, क्योंकि मेरे पति ने हमेशा मेरी जिद पूरी की थी। हमारे घर की मजबूरी भी तो ऐसी थी। मेरे पति जवान थे, मगर वह हार्ट पेशेंट थे और उनकी हालत ऐसी थी कि किसी भी टाइम उनके दिल में दर्द उठ जाता था। अपनी हालत की वजह से मेरे पति ऑनलाइन काम करते थे। वह हर टाइम घर में रहते थे और दवाइयों लगातार सेवन करते थे। मुझे मजबूरन घर का राशन सब्जी, हालांकि हर चीज लेने के लिए ही घर से बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि इस घर में हम दोनों ही रहते थे। मैं अब घर से बाहर निकलने से घबराने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और कोई भी मुझे देखकर चौंक जाता था
कि मैं शादीशुदा हूं। इसीलिए गली के कुछ लड़के मुझे घूर घूर कर देखते थे और वह लड़का लाचार था, मगर उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वह बाजार का हर काम जिम्मेदारी से करेगा और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देगा। उसने अपना नाम कपिल बताया था। मैं बेफिक्र हो गई थी क्योंकि वह लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपने पति की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया था। कई दिन तक तो उन्होंने मुझे बात भी नहीं की थी। मेरे पति ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था और खुद को कमरे में बंद रखने लगे थे। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती थी और वह लड़का बैठकर मुझे देखता रहता था, या फिर मुझे बाहर का कोई काम होता तो वह फौरन उसे कर दिया करता था। कभी कभी मुझे उसका अपनी तरफ इतनी गौर से देखना कुछ अजीब भी लगता था। मैंने घर में साड़ी छोड़कर सलवार सूट पहनना शुरू कर दिया था। मैं सावधानी बरती थी और दुपट्टे को फैलाकर उठती थी ताकि उस लड़के का ध्यान मेरी तरफ ना हो। मुझे पता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूं और मेरी उम्र भी कम, इसीलिए उसकी नजर भी शायद मेरी खूबसूरती से नहीं हटती होगी। अपने पति के बार बार समझाने पर भी मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने इस लड़के को घर के अंदर लाकर ठीक नहीं किया था। उस टाइम मुझे सिर्फ अपनी आसानी दिख रही थी। उसको मैंने अपने ही घर में बना हुआ छोटा सा स्टोर रूम दे दिया था। वह वहीं पर रहने लगा था। इस लड़के ने मेरा बहुत हाथ बताया था। वह हर काम करने के लिए तैयार रहता था, बल्कि बाजार से भी सारा सामान लेकर आता था। इसके अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। सारा दिन वह घर के आंगन में पड़ी हुई खटिया पर बैठा रहता था और रात होती तो स्टोर रूम में सोने के लिए चले जाता था। हमारे घर का आंगन बहुत बड़ा था और एक तरफ पौधे लगे हुए थे। मेरे पति की तबीयत खराब रहती थी। मैं बिजी रहने लगी थी और थकान की वजह से हम दोनों ने पौधों का ख्याल रखना छोड़ दिया था। अब वह लड़का अलादीन उन पौधों के साथ लगा रहता था। मुझे वह लड़का देखने में बहुत सीधा लगता था। मैं उसके लाचार और इस बिगड़ी हुई जिंदगी पर बहुत अफसोस करती थी। मुझे आइडिया ही नहीं हुआ था कि वह जैसा नजर आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे तो उस दिन उड़े थे हो जब मैं रात के टाइम पर कमरे में पानी न होने की वजह से कमरे से बाहर निकली थी। मुझे किचन के पास से खटपट की आवाज सुनाई दे रही थी तो मैं घबरा गई थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने तो कपिल खड़ा हुआ था। हमारे किचन के दो दरवाजे थे। एक पोषण के अंदर की तरफ खुलता था, जबकि दूसरा आंगन की तरफ खुलता था। हमारा आधा पोषण बंद था और बाकी सारा सामान खुला हुआ था। वह लड़का शायद मेरे जाग जाने का अंदाजा लगा चुका था। तभी आंगन में खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल रहा था, मगर लास्ट मोमेंट पर मैंने लाइट ऑन कर दी थी। वह लड़का मुझे देखकर घबरा गया था और घबराते हुए कहने लगा, मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैं किचन में खाना खाने के लिए चला आया। किचन में तो सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने सोने से पहले सब समेट कर रख दिया था। उस लड़के का चेहरा लाल हो रहा था और पसीना भी नजर आ रहा था। न जाने यहां पर वह क्या कर रहा था कि मेरे आने पर वह इस तरह से घबरा गए। मैं उसकी हालत पर खामोशी से सर हिलाने लगी। मैं उस टाइम खुद भी डर गई थी, इसीलिए उससे ज्यादा सवाल नहीं कर सकती थी। वह सर झुकाकर वहां से चला गया था और मैं परेशानी से पानी ही पीना भूल गई थी। मैं कमरे में जाकर भी सो नहीं पाई थी। नींद आती भी तो कैसे, मेरा दिमाग तो बार बार किचन की तरफ से दौड़ रहा था कि आखिर वह लड़का किचन के अंदर कर क्या रहा था। तभी मैंने सोचा कि क्यों न कल भी इसी वक्त उसके ऊपर नजर रखी जाए। इसलिए दूसरे दिन रात होते ही मैं पानी पीने के बहाने किचन में चली गई। लेकिन आज मैं सरेआम नहीं बल्कि चुपके से गई थी। जैसे ही चुप चुप करके जिनके अंदर जा रही थी तो वह लड़का किसी से फोन पर बातें कर रहा था और किचन का सामान भी इधर उधर कर रहा था। मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह गई थी, क्योंकि वह तो ऐसे ही बातें कर रहा था जो हमारे घर को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती थी। मैं उस लड़के से पूरी तरह से डर गई। मैं धीरे धीरे वापस अपने कमरे में आ गई और मेरे पति से कहा कि यह सब बातें हो रही हैं। पूरी बात सुनने के बाद पहले तो मेरे पति ने मुझे जमकर डांट लगाई। उन्होंने कहा कि तू मुझे बड़ा दयावान बनने आता है। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि अजनबी हूं, पर कभी भी भरोसा मत करना। लेकिन तुम कहीं भी मेरी बात नहीं मानती। कहीं से भी सड़क पर से उठाकर लड़का घर पर ले आई, यह बोलकर
कि ये मेरी मदद करेगा। अब ये हमारे घर में क्या कुछ कर देगा, ये तुझे खबर है या नहीं? भले ही इसकी उम्र छोटी है, पहले ही है, पोलियो का मरीज है, लेकिन आजकल तो लेकिन दिमाग तो है ना? तुम्हें जरा भी अक्ल है या नहीं? मेरे पति बार बार मुझ पर आग बबूला हो रहे थे और चिल्ला रहे थे। मैंने अपने पति के मुंह पर हाथ रखा और कहा कि प्लीज कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। अगर आप इतनी जोर जोर से चलाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग कमरे में जाग रहे हैं, तो वह अपनी वारदात को अंजाम नहीं देगा और हम लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे पति ने मेरी बात मानी और धीरे से कहा कि पहले मैं पुलिस को फोन कर देता हूं। क्या पता हमारे साथ क्या कुछ हो जाए, इसीलिए मेरे पति ने झट से फोन किया। जब पुलिस का सायरन थोड़ी ही दूरी पर बजना शुरू हुआ तो मेरे पति और मैं सीधा किचन में चले गए और उस लड़के को पकड़ लिया और उसके 4 तमाचे दे मारे। वह कहने लगा कि बहन जी, मैं तो खाने के लिए चीजें ढूंढ रहा था, तभी मैंने। हकीम तो फोन पर किससे बात कर रहे थे, और वह भी इस तरह की। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था अपने दोस्तों के साथ। तभी मैंने कहा कि तुझे हर रोज इतनी रात को ही भूख कैसे लगती है? जब हम सब लोग खाना खाते हैं तो तुझे अच्छी तरह से खाना खिलाते हैं, फिर भी इतनी रात को तुझे भूख लग जाती है। इतनी भी क्या भूख लगती है? दिन में तो तू एक बार भी खाना नहीं खाता और रात में 2-2 टाइम के लिए खाना खाता रहता है। हमारे हमेशा सच में। राधे इतने में पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर वह एकदम से डर गया और पुलिस ने जब उसके डंडे मारे तो उसने सब कुछ उगल दिया। वह कहने लगा कि दरअसल मैं पोलियो का मरीज था और मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मुझे कमी का सामना एक दिन कुछ लोगों के साथ हुआ। उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए दिया करूंगा। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम पढ़ाई होकर इस तरह सड़कों पर बैठे रहोगे, जैसे तुम बहुत ज्यादा लचर हो, और लोग तुम्हें या तो फिर भीख देंगे या कुछ पैसे देंगे। इसीलिए तुम वह सब लेने से मना कर देना और कह देना कि मुझे काम करना है। इसीलिए लोग अपने काम के लिए तो तुझे ले ही जाएंगे, और वैसे भी तुम अपने काम करने के बदले में पैसे मत मांगना, भर दो वक्त का रोटी ही मांगता। इसीलिए दर्ज में आकर तुझे लोग अपने अपने घरों में ले जाएंगे, और घर पर जाकर जब सब लोग सो जाएं तो उनके घर की रेकी करते रहना कि कौन सा सामान कहाँ पर पड़ा है। जब पूरी तरह से पता चल जाए तो हम लोगों को फोन कर देना, और दूसरे दिन हम लोग तुझे एक दवाई दे देंगे। वह दवाई तुम उस घर के सभी लोगों के दूध में मिला देना, जिससे वह पूरी तरह से बेहोश हो जाए, और फिर हम सब लोग आकर उस घर से सारा माल सफाई करके ले जाएंगे। यही सब हम आज तक करते आ रहे थे। इससे पहले सैकड़ों घरों के अंदर हमने ऐसा किया है। सब लोगों को तो बस यही लगता है कि मैं लाचार हूं, इसीलिए लोग मुझे तरस खाकर घर पर ले, लेकिन मैं ये काम करता हूं। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने जोर से उसके एक तमाचा दे मारा और कहा कि अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने तो विश्वास करके तुम्हें अपने घर में लेकर आई थी, लेकिन तुमने तो मेरे साथ ये क्या कर दिया? अब पुलिस उस लड़के को ले जा चुकी थी, लेकिन मेरे पति अभी भी मुझसे नाराज थे, क्योंकि पहली बार मैंने उनके ऊपर होकर किसी के ऊपर भरोसा किया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने पति को तो मना लिया, लेकिन अपने मन से यह बात नहीं निकाल पाई कि वह कौन सी गाड़ी थी जब मैंने बिना सोचे समझे उस लड़के को घर पर ले आई। धन्यवाद।